हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था एंड डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 6 से 11 वर्ष तक के काल को कहा जाता है माध्यमिक बाल्यावस्था। ओके, 0 से 2 वर्ष जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक स्तर होता है, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर होता है 2 से 7 वर्ष तक जो होता है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फिर 7 से 11 वर्ष जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एंड फोर्थ होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12+ तक होता है। ओके, तो 6 से 11 वर्ष तक के काल को जो कहा जाता है वो माध्यमिक बाल्यावस्था कहा जाता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? ए है संवेदनशील काल, बी है स्कीमा, सी है संवेगात्मक समय काल एंड डी है जैविक परिपक्वता। तो वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं तो वह संवेदनशील काल कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ना कि नहीं पड़ता। तो ये गलत। तर्क आर क्या है कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत है। विकास के जो आयाम होते हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स और समकक्षियों की। तो परिवार की जो है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास में समाजीकरण एवं परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो ए है गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, परिपक्वता। अनुकूलन जो है वो क्या है? वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? तो ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित करते हैं, या तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? तो ए है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बी है बच्चे के सीखने की तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना एंड डी है खोज अधिगम। तो जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के जो अनुरूप नहीं है वो है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या है? ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, बी है नियमों का पालन करने के बदले भी किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं एंड सी है इसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं एंड डी है नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है लेते हैं। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण यानी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के जो है अनुसार नहीं है? तो पाड़ जो है पूछा है कि अनुकूल नहीं है, पूछा है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। तो पाड़, फिर है सहयोगात्मक सीखना, फिर मॉडलिंग। ओके, ये जो है वो ले वाइगोत्स्की की सिद्धांतों में नहीं है। उनका सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, तो
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ यानी सहारा प्रदान कर किस पर पहुंचाने की वो मदद कर रही है। तो वो जब सोना को एक जटिल समस्या में हल करने में उसको चुनौती का सामना करते देख जब शिक्षिका जो है उसको संकेत व इशारे देती है, मतलब उसको पाठ प्रदान करती है, मतलब एक थोड़ा उसको सीढ़ीनुमा मदद देती है, अपने इशारों से उसको मदद देती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका जो है सोना को पाठ प्रदान करती है, तो वो मदद कर रही है, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ओके, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें, जो कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वह होता है जिसमें शिक्षिका जो है बच्चों को एक सीढ़ीनुमा मदद देती है, एक सहारा देती हैं, जिससे बच्चे उसकी मदद से और आगे बढ़ के सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है अनुशासन को एक स्व निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। बी है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। सी है पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड डी है बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में जो है देखा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। वो सारी गतिक संवेदनात्मक बुद्धि जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमज़ोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। तो विकास उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर समता का, जेंडर लचीलापन का एंड जेंडर समानता का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन वाले विद्यार्थी की मुख्य विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है उसमें, फर्स्ट है मानसिक विचारों में खुलापन, सेकंड है उत्सुकता एवं जिज्ञासा, थर्ड है प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, एंड फोर्थ है बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं। तो ये गलत है। ओके, सोच विचार कर निर्देशों का पालन करना चाहिए, बिना सोचे विचार, तो ये गलत है। और फिफ्थ है परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और परियोजनाओं की योजना बनाते हैं। तो ये करेक्ट है फ्रेंड। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। बी है इसमें फ्रेंड्स कि कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सी है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एंड डी है आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है निगेटिव। ओके, कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मूल्यांकन केवल जो है वो अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। तो ए है उपयुक्त समंजन, बी है पृथक्करण, सी है नामीकरण एंड डी है दोषारोपण। तो समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो है उपयुक्त समंजन। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को ए है अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों से मेल नहीं खा सकती है। बी है व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। सी है नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। एंड डी है बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को जो करना चाहिए वो नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के में जो है सीखने की सुविधा में के प्रयास किए जो सीखने की सुविधा का जो है वो प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले शिक्षार्थी के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? तो ए है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, बी है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार बेहद जटिल, सी है दृष्टिबाधिता मुद्रित सामग्री का प्रावधान एंड डी है वाकबाधिता व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म जो है वो है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है सृजनात्मकता केवल जो है कलाकार वैज्ञानिक कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, तो ये गलत है। सृजनात्मकता केवल जो है ये निगेटिव है, तो ये गलत है। तर्क आर है फ्रेंड कि दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये भी गलत है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड क्योंकि बच्चे जो होते हैं पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार कर क्योंकि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए, बी है वंचित समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती है, सी है वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदायों की कोई भूमिका नहीं होती है, एंड डी है इसमें बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही बेहतर है। तो स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है स्कूल और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है कि उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? तो ए है पर्यावरणीय कारक, बी है आनुवंशिक कारक, सी है योग्यता की कमी एंड डी है कोशिश की कमी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि जब उसका अच्छे से पढ़ाई न करना अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है, तो वो कोशिश की कमी है उसके। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए है कि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। ओके, ये तो एक सही है, आर गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों को जो है महारत उन्मुखी लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं या संरचना जो होती हैं, ए है दर्शाती हैं कि बच्चों की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है, बी है को सजा देकर दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए, सी है बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए, एंड डी है महत्वहीन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको अनदेखी करनी चाहिए। तो विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएँ और जो होती हैं या संरचना जो होती है वो होता है कि बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है? ए है कलन विधि, बी है स्वभानुभाविकता, सी है अनुरूपता एंड डी है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कलन विधि कहलाती है। आगे देखते हैं, जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब एक शिक्षिका को ए है जटिल बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, बी है विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें, सी है अमूर्त संप्रत्ययों को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करना चाहिए, डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने वे आपस में संवाद करने में से हतोत्साहित करना चाहिए। तो जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब शिक्षिका को विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो ए है पूछताछ और जांच, बी है रटकर स्मरण करना, सी है चर्चा और बहस एंड डी है अन्वेषण और प्रयोग। तो अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो वो रटकर स्मरण करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से अच्छी
अच्छी तरह सीखते हैं। ए है अनुकूलन, बी है यांत्रिक रूप से अभ्यास, सी है अन्वेषण और सहयोग एंड डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? तो वो अन्वेषण और सहयोग के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौशल से कौन से कौशल विकसित किए जाने का जो है प्रस्ताव रखती हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं? तो ए है आलोचनात्मक सोच, बी है प्रतिस्पर्धी की भावना, सी है निष्क्रिय ग्रहण एंड डी है रटना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आलोचनात्मक सोच के कौशल को विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।